नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है दैवीय घटना पर सियासी हाहाकार, मंदी और बेरोजगारी के लिए भगवान जिम्मेदार। जी हाँ, कोरोना महाकाल चल रहा है। कोरोना ने पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने शिकंजे में कस रखा है। दुनिया के ज्यादातर देश इससे पीड़ित हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी इससे अछूती नहीं रह पाई हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, चाइना हो, तमाम देश इसकी चपेट में रहे हैं। और इसी का कारण है कि जो जीडीपी है, विश्व की जीडीपी, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। विश्व की जीडीपी तो भारत की जीडीपी में गिरावट क्यों नहीं होती? भारत में भी सबसे ज्यादा जीडीपी की गिरावट देखने को मिली है, -23.9%। अंदाजा लगाइए, -23.9%। मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। और इस बात यह है कि ये 23.9% आप पहले जीरो पर जाएंगे, उसके बाद जीरो से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो -23.0% है, क्या जो हमारी पिछले साल 5.1 या 3.4 थी, उसको इसमें से मिलाना पड़ेगा। उसको अगर हम मर्ज कर दें तो ये कितनी होगी, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। 40 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और कहा यह भी जा रहा कि 1996 के बाद जब 1991 में ओपन इकोनॉमिक लागू की गई थी, तो उसके बाद ये मंदी आई थी और अब ये इतनी बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोरोना काल है, इसमें इतना सियासी हाहाकार क्यों है? विपक्ष निशाना साध रहा, राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं और वो जीएसटी, नोटबंदी और गलत लॉकडाउन को इसका कारण बता रहे हैं। भाई यूं तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो सारे देशों की जीडीपी में गिरावट आई है। ये अलग बात है कि भारत में इसका काफी कुरूप यानी कि खतरनाक रूप देखने को मिला है, 23.9%। जैसा कि हमारी आदत है, हम हमेशा फर्स्ट रहते हैं, चाहे कोरोना के मरीजों की संख्या या रफ्तार बढ़ने की संख्या हो, वहां भी हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गाहे बगाए कई बार हमको प्रथम स्थान मिला। और अब जीडीपी का जो ग्रोथ कम हुआ है, उसमें भी हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यूं तो हम विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना महाकाल ने पूरा मामला ही गड़बड़ा दिया है और इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई। यही है हमारा आज का विषय। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दैवीय घटना पर सियासी हाहाकार और देश मंदी और बेरोजगारी के भगवान है जिम्मेदार। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, अन्नदाताओं पर डूबती अर्थव्यवस्था का दारोमदार, जीडीपी में 40 साल की 23.9% रिकॉर्ड गिरावट, कोरोना महामारी के बीच देश और दुनिया की इकोनॉमी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की जो रिपोर्ट आई है, वो बेहद चिंताजनक है। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-2020 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान ग्रोथ रेट 3.1% थी। जीडीपी में शामिल किए गए कुल 8 सेक्टर्स में से केवल एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें बढ़त देखी गई है। बाकी के 7 सेक्टर्स में भारी गिरावट रही है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर
मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। जीडीपी में कुल 8 सेक्टर्स में से एकमात्र कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.4% रही। माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दिखी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट दिखी है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर की वृद्धि दर में 47% की गिरावट दिखी है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन इस दौरान किया है। गिरावट की वजह साफ है कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इस वजह से रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि जून तिमाही के जीडीपी में 16 से 25% की गिरावट आ सकती है। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों, केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय आंकड़ों, कृषि पैदावार और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा आदि कारोबार के प्रदर्शन के आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर्स देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। एक साल के भीतर देश में बनाए जा रहे सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दिखाती है। इससे पता चलता है कि देश का विकास किस तरह से हो रहा है। एनएसओ जीडीपी के आंकड़े हर तिमाही यानी साल में 4 बार जारी करता है। इसकी गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स के जरिए होती है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। जीडीपी रेट में गिरावट का सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने का ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है। लॉकडाउन के बाद जीडीपी को पहली बार जारी किया गया है। अप्रैल से जून के बीच पूरी तरह से देश में लॉकडाउन था। इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इसीलिए जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े से आगे की ग्रोथ रेट का पता चल सकेगा। हालांकि अब देश में अनलॉक है और आर्थिक गतिविधियां शर्तों के साथ शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाली तिमाही में जीडीपी में सुधार की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और इसकी वजह से तमाम चीजें भी गड़बड़ा गई हैं। कुल 8 सेक्टर इसमें शामिल किए जाते हैं। उस 8 सेक्टर में से 7 सेक्टरों ने बुरा प्रदर्शन किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो 50% से नीचे तक का नीचे दिखाया है अपने आप को, इतना गिरा है। सिर्फ एक सेक्टर है जिसने बचाया है, वो है कृषि। 3.4% ये कृषि ने हमको बचाया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये 23.9% की गिरावट की वजह से 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जो सेवा का क्षेत्र है, जिसका 42% शेयर है हमारी जीडीपी में, उसका भी बुरा हाल है और
तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नागेंद्र सिंह राठौर जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। आर्य उस्मानी साहब है हमारे साथ, पूर्व मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण सिंह प्रदेश महासचिव हैं, आपका भी स्वागत है। और भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से चैनल हेड के न्यूज के आशीष चित्रांशी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष, 23.9%, ये -23.9%, मैं माइनस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी हमको -23.9% से बढ़कर के 0 पर जाना पड़ेगा और 0 के बाद जो कभी हमारी 9% जीडीपी हुआ करती थी वहां तक जाना पड़ेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? प्रदीप जी, ये जो 23.9% की गिरावट जीडीपी में है, इसमें कई बिंदु पे गौर करना है। ये सामान्य गिरावट नहीं है। आज तक अभी चर्चा में आपने कहा, हमारी रिपोर्ट में दिखाया गया कि 40 साल बाद इतनी बड़ी जो है मंदी आई है। इसको हम मंदी का नाम दे रहे हैं, मंदी पर मोहर अगली तिमाही की रिपोर्ट में लग जाएगी। 1979-80 में ये मंदी, इस तरीके की मंदी आई थी और तब वजह था, अब तक हिंदुस्तान में जितनी बार मंदी आई, मंदी दो वजहों से हिंदुस्तान में आती रही। या तो मानसून धोखा दे गया, मानसून ने जो है धोखा दिया, और या तो कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल, बहुत महंगे हो गया। अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तब ये इस बार कच्चे तेल भी सस्ता है, कच्चा तेल बिल्कुल बहुत ही सस्ता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और मानसून भी बहुत अच्छा रहा। जो आपने भी कृषि क्षेत्र की बात की 3.4, तो अभी सबसे हमारे इस डिबेट में जो दैवीय घटना वित्त मंत्री ने बताया, इस आर्थिक मंदी को, इस गिरावट को, जीडीपी में भारी गिरावट को, भारी भरकम गिरावट को दैवीय आपदा। मैं तो ये कहता हूं, यहीं से डिबेट की शुरुआत करते हैं कि अगर दैवीय आपदा ये 23.9% की गिरावट है, तो कृषि क्षेत्र में जो 3.4% प्लस में है ग्रोथ, 3% से 3.4% पे गया है, तो वो क्या दैवीय कृपा नहीं है? वो दैवीय कृपा है, क्योंकि मानसून बहुत अच्छा रहा, बारिश बहुत अच्छी हुई है, इसलिए किसानों के चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है। किसान कितना भी परेशान हो, लेकिन कम से कम इंडस्ट्रीज की तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे वो पूरा का पूरा कारोबार बैठ गया, ठप हो गया, और 15 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए। कम से कम वो स्थिति कृषि में नहीं आई है, नहीं तो खुदकुशी, किसानों की खुदकुशी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई होती। हमें आज के डिबेट पर इसी दैवीय आपदा क्या है और दैवीय कृपा क्या है। ये सिर्फ दैवीय आपदा है क्या ये जीडीपी में गिरावट? इसमें कोई मानवीय चूक नहीं है, भूल नहीं है। इसी पर प्रदीप जी हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र जी, मैंने एक सवाल आशीष जी से पूछा था, वो सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। -23.9% और कभी हम 9% की जीडीपी पकड़ लेते थे। क्या हम पहले -23.9% से आगे बढ़ करके 0 पर जाएंगे और 0 से बढ़ करके 9, यानी कि दोनों को अगर हम मिला दें तो इसका बहुत ही विभत्स रूप देखने को सामने आएगा? कि ये जो जीडीपी का निगेटिव ग्रोथ रेट था, अगर हम सिर्फ अभी एक प्रेडिक्शन और बात कर दें जो अभी पेपर वालों ने कवर नहीं किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसका प्रेडिक्शन -27% तक किया है। तो सरकार इसी में खुश हो ले कि हम तो कम से कम 24%, -24% पर हैं। ये प्रेडिक्शन वास्तव में एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी श्रिंक कर रही थी, आज केवल इसके लिए जिम्मेदार पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है। आप ये चीज सोचिए, पिछले साल हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? 5.3%, और इस साल हमारी कोरोना के पहले अगर ग्रोथ रेट देखें, जब हमारा पीक सीजन होता है मार्च का महीना, तो उस समय हमारी ग्रोथ रेट 3.4% थी। तो हम तो गिरना पहले ही शुरू हो गए थे। तो अगर सिर्फ केवल ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, थोड़ा जल्दी में, क्योंकि समय कम है। जी, तो केवल हम सिर्फ कोरोना को, लेकिन यह भी सही है कि कोरोना ने काफी हद तक असर डाला है इकोनॉमी पर, और इस लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया है। ठीक है नागेंद्र जी, ये दैवीय आपदा है, इसमें कोई शक नहीं है,
बहुत बड़ी महामारी है और एक से अधिक 100 साल के बाद ही करीब करीब ऐसी ये महामारी आती है और हर 100 साल बाद करीब आती है। लेकिन क्या इसमें दैवीय आपदा के साथ साथ में जो हमारी पॉलिसी है, जैसा भूपेंद्र जी भी बता रहे थे अभी, वो भी शामिल है कि कहीं गड़बड़ा गई हमारी अर्थव्यवस्था, या सिर्फ दैवीय आपदा ही जिम्मेदार है? पूरा भारत देश की अर्थव्यवस्था नहीं, आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन जरूर किए होंगे, और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है डेवलप्ड कंट्री तक की। जी, ये एक तिमाही का 23.9% आप गिरावट जो आकलन की गई है। आप इसमें यह देखिए कि लॉकडाउन का पीरियड कितना है पहली तिमाही में। जी, लॉकडाउन के 2 महीने जब निकल जाते हैं तो एक तिमाही में केवल 1 महीना बचता है। ये तो सौभाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश की जो भौगोलिक संरचना है उसमें 70% लोग गांव में निवसते हैं जी, और गांव की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है कृषि पर। ठीक है। इसीलिए हमारे समय कम है नागेंद्र जी, थोड़ा शॉर्ट पे, समय कम है। किसानों की आय को दूना करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, और उन्होंने जो कि ये 3.4% हो गई, वरना सारे सेक्टर, ये 3.4% हो गई, वरना सारे सेक्टर बैठ गए। क्या वहां पर नहीं किया? आएंगे दोबारा से आपके पास नागेंद्र जी, दोबारा से आएंगे, समय कम है, दोबारा से आएंगे जी। हमारे साथ अरुण सिंह जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। अरुण सिंह जी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं 3 कारण है जीडीपी का गिरावट में, 3 कारण बता रहे हैं, और लेकिन क्या उनको ये दैवीय आपदा नहीं दिखाई देती है? ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें मानने में कोई भी किसी को परहेज नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो गॉड के बनाए बंदे हैं, जिनके हाथ में आज शासन है पूरा देश संचालन करने का, क्या उन्हें अपनी जवाबदारियों से बचने के लिए सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेना जायज है क्या? आप बताइए, वित्त मंत्री जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर का काम कर रहा है, उसे इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए। आपकी पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है। आप एक वकील को बना देते हो वित्त मंत्री, और एक जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसको बना देते हो कुछ और। तो इस तरह के जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और जो इन्होंने जो सभी सेक्टर्स को जो इन्होंने सहायता देनी चाहिए थी, जो एकदम जमीनी स्तर पे पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। सिर्फ ये आंकड़ों का खेल बना के इन्होंने 20 लाख करोड़ कह के लोगों को बेवकूफ बनाया। आज जमीन पे आज मजदूरों की हालत आप देख लीजिए। आज 14 करोड़ मजदूर जो कि सड़क पे आ गए, जिनका रोजगार छिन गया है, उस विषय में कोई नहीं बात करता। ठीक है अरुण जी, समय कम है, आपका समय समाप्त। उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप तो लगातार सरकार को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन ये आप दैवीय आपदा भी है ना, ये कोई भारत पे नहीं है, पूरे विश्व में है कोरोना। ये विश्वकर्मा जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि आज जो देश की व्यवस्था गर्त में जा रही है, उस मुद्दे के ऊपर आपने जो डिबेट रखा है, इसके लिए मैं के न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। उस्मानी साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे जी। दुनिया के दूसरे देश भी देखिए, क्या उनकी जीडीपी जो है वो 23 to 3.9% गिरी है? नहीं गिरी है। ये अनुभवहीन सरकार के अनुभवहीन मंत्रियों के कामों की वजह से इस देश को गर्त में ढकेलने का, इस देश को, इस अनुभवहीन सरकार है और अनुभवहीन मंत्री हैं, इनके पास इस देश को ठीक है, अनुभवहीन सरकार है, अनुभवहीन मंत्री हैं, सरकार चलाना सिर्फ कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को आता है। ठीक है, पैसा नहीं है इनके पास। धन पशुओं के लिए जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको ये हजारों करोड़ रुपया अनुदान देने का काम करते हैं, लेकिन इन इंसानों का
नागेंद्र जी किसकी लाज बचाई है? नाग जिन किसानों ने इनकी लाज बचाई, जब ये कर्जा माफ करेंगे तो वही किसान इस देश को विकास की राह पे आगे ले जाने का काम करेंगे। नागेंद्र जी आऊंगा आपके पास में। उस्मानी साहब ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास आएंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात कर लीजिए। एक बात ये कहना चाहता शर्मा जी, ये जो हूँ, कह रहे उस्मानी हैं जी कि जब ये आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। उससे मेरा उस्मानी जी नंबर जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। उस्मानी साहब रुक जाइए भाई। कृपया आप नागेंद्र जी अरे को अपनी भाई। बात आप रुक जाइए भाई। नागेंद्र जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। नागेंद्र जी के पास जा रहे हैं। नागेंद्र जी बात हो गई, नागेंद्र जी के पास जा रहे हैं। नागेंद्र जी आप अपनी बात रख लीजिए। जी अभी प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वकर्मा जी जी दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। संविधान में यह व्यवस्था है कि देश हित और जनहित सर सीधे मुद्दे पर आ जाइए, समय कम है। ये सबको पता है कि संविधान क्या है, संविधान में कौन कौन पार्टियां हैं। कुमार जी ने ये कहा कि सीतारमन जी वकील थी और उनको फाइनेंस दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब बीपी सिंह को वित्त मंत्री बनाया था वो कौन से छात्री थे? आप लोग फिर से अपनी व्यवस्था में फंसा रहे हैं हमें। नागेंद्र जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए जी। ना मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। हम लगातार नंबर 1 हो रहे हैं हर चीज में। कोरोना में भी नंबर 1 हुए और जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट में भी नंबर 1 है। देखिए तब कोरोना की संख्या देखिए, आप संख्या का आकलन कर रहे हैं कि हम नंबर 1। बिल्कुल ठीक है, और जीडीपी की गिरावट भी देख लीजिए, जीडीपी की गिरावट भी देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी गिरावट। तिमाही का आकलन कर रहे हैं जिसमें 2 महीने लॉकडाउन रहा है और 2 महीने लॉकडाउन में केवल 1 महीने अनलॉक रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि गलत लॉकडाउन लगाया। गांधी ने कहा कि गलत लॉकडाउन लगाया, तो राहुल गांधी के ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते हम। आ रहा हूँ समझे? अरुण सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ अरुण सिंह जी आपके पास आऊंगा जी। अरुण सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। कर्जा लिया, पीएम केयर फंड में अरबों रुपए आए और उसके बावजूद भी ये राज्यों के जीएसटी के पैसे नहीं दे रहे हैं। वित्त मंत्री इसका खुलासा करे कि वो पैसे गए कहां। और मोदी जी का ये खुद कहना था कि जनता के पैसे का हिसाब देना सरकार का दायित्व है। ये बड़ा पॉइंट है, इस पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जीएसटी में 2.3 लाख करोड़ की कमी आई है जी। क्या कहा इसे पहले देख लीजिए, बनती है कि नहीं बनती है, यही मोदी जी चिल्ला आऊंगा भूपेंद्र जी आपके पास भी आएंगे, आशीष जी के पास भी जाएंगे। रुकिए आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि जीएसटी को लेकर के जो बवंडर खड़ा हुआ है वो आखिर है क्या और इस पे होना क्या चाहिए। ठीक है, अरुण सिंह जी आएंगे आपके पास, आशीष जी देखिए प्रदीप, आ रहा हूँ अरुण सिंह जी। सबने बोला, सबकी बातों का निचोड़ ठीक है, ठीक है अरुण सिंह जी, बात हो गई आपकी जी। भूपेंद्र जी ने जो बात कही जी। कि जो अनुमान जहां तक अभी जो दिख रहा है 23.9%, हाँ। इससे ज्यादा जीडीपी में गिरावट देखी जा सकती है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं जहां तक जानकारी है मेरी, भूपेंद्र जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की जीडीपी में 40% से ज्यादा योगदान एमएसएमई का है। जो असंगठित क्षेत्र हम कहते हैं एमएसएमई है 40% से ज्यादा, और निर्यात और आयात में 49% योगदान है। जो भी आप तिमाही की गणना आती है जीडीपी की, अगली तिमाही की गणना आने पर वो रिवाइज किया जाता है मेरी जानकारी के अनुसार। और ये रिवीजन, ये जब नेक्स्ट तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, उसमें जब ये इस तिमाही के एमएसएमई के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, असंगठित क्षेत्र को जो सबसे ज्यादा तबाह हुआ है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि जब किसी तिमाही के प्राथमिक आंकड़े जीडीपी के आते हैं, उसके बाद दूसरी तिमाही, जब अगली तिमाही के आंकड़े आते हैं,
तब पिछली तिमाही के आंकड़ों को रिवाइज भी एक बार किया बिल्कुल जाता ठीक बात, है, बिल्कुल। जब एमएसएमई और असंगठित क्षेत्र, आप समझिए कि जिस जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी के 40% भागीदार एमएसएमई के आंकड़े नहीं है। जो एमएसएमई, जो असंगठित क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। हाँ, वो आप इसमें है ही सोचिए नहीं। उसके बाद बिल्कुल ठीक क्या कह ये रहे हैं। आंकड़े, ये यही जीडीपी का ठीक। जो गिरावट है, जिसकी क्या वजह ये से 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, प्रदीप ये जी, वही एमएसएमई बात सेक्टर कि है। क्या ये गिरावट 30 या 35% तक नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात नहीं, हम आते मैंने हैं- आपसे शुरू में इसीलिए बात कहा था कि ये 23.99% प्लस वो 9% जो हमको कभी मिला करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को मिला करके ये आंकड़ा काफी बड़ा होता हो? ये आंकड़ा, ये 35% तमाम अर्थशास्त्रियों से मैंने, जो भूपेंद्र तिवारी जी जैसे काबिल लोगों से मैंने बातचीत करके समझने की कोशिश जी। की, तो सबका कहना है कि ये गिरावट ये 35% के पास जाएगी। ठीक है। और नागेंद्र सिंह राठौर जी जो कृषि की बात कर रहे हैं कि कृषि, हिंदुस्तान की 50% आबादी कृषि में है, तो नागेंद्र जी जिस विषय पे बोलिए, पूरा कम से कम पढ़ के बोलिए। हिंदुस्तान के जो जितने किसान हैं उसमें से 86% किसान छोटे किसान और सीमांत हाँ, किसान हैं। हाँ, 2 हेक्टेयर से जिनके कम पास जमीन 1 हेक्टेयर वाले, भी भूमि यानी नहीं। 2 बीघे जमीन है और 20 बिल्कुल। आदमी लगे हुए आ रहा हूं आप नागेंद्र जी, आपसे अर्थशास्त्र बताऊंगा। को- जी। प्रदीप जी, इनको जरूर समझना जरूरी हाँ, है बिल्कुल। कि अर्थशास्त्र में जो छिपी बेरोजगारी कहते हैं, बिल्कुल। आप उन्हीं को कह रहे हो मानसून के भरोसे जो जिंदा हाँ। है, उनको आप जो है कह रहे हो कि लाज बचा ली। लाज लाज बचा ली। तो इस, अच्छा भगवान तीसरी ने बात, बचा ली। जी। तीसरी जो एक्ट ऑफ गॉड की बात हो रही है प्रदीप जी। जी, मैं एक्ट ऑफ गॉड पे बात करना चाहूंगा, शायद भूपेंद्र जी उस पे सहमत होंगे। अगस्त 2018 में 8% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ थी। 8% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ थी। नहीं, हम एक बार 9 पॉइंट पर भी पहुंचे भाई। और वही 8.2 अगस्त 2018 में जी। थी, और जनवरी 2020 में ठीक। वो 3.1% पे आ गई। उस समय तो कोरोना नहीं था। जी। तो कौन सा सुब्रमण्यम स्वामी ने, भारतीय जनता पार्टी के काबिल सांसद हैं और अर्थशास्त्र से लेकर के राजनीति शास्त्र और वैश्विक राजनीति पर सब पे पकड़ रखते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये क्या जो पिछले 2 साल से लगातार गिरावट है, ये किस गॉड का एक्ट है भाई? बिल्कुल। अब ब्रेक का वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते बता दें कि हम भारतवासी कभी भी निराश, उदास और परेशान नहीं होते हैं। और जो सुब्रमण्यम है, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और हम बहुत जल्दी इससे उबर जाएंगे। ये अच्छी बात है। हम एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि जो 23.9% की गिरावट आई है, इससे चिंतित होने की बात नहीं है, हम बहुत जल्दी इससे उबर जाएंगे। ये दैवीय आपदा है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जल्दी से इससे उबर जाएंगे और हम अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम की अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की
कहानी बयां कर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि दैवीय घटना पर सियासी हाहाकार मचा हुआ है। मंदी बेरोजगारी के भगवान जिम्मेदार हैं। ये कोई सरकार ने थोड़ी ना किया है, भगवान ने किया है। कोरोना कोई सरकार थोड़ी ना लेके आई है, कोरोना भगवान लेके आए हैं और जिसकी वजह से ये सारी बेरोजगारी और मंदी हो रही है। हम रुक करेंगे भूपेन जी का। भूपेन जी, अगर आपका जो अनुमान है इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या लगता है कि बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है? बेरोजगारी के आंकड़े पर भी थोड़ा सा ऐड कर दूं आपको। बेरोजगारी के आंकड़े में दो वर्ग ज्यादा प्रभावित हुआ है। एक तो है 45 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग का, जिसमें आंकड़ा जो आपने बताया था उसमें 1,96,00,000 लोग ऐसे हैं जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं और बाकी उसमें से करीब ऐसे 2.5 करोड़ लोग हैं जो 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। यदि ये वो वर्ग है, आप सोच सकते हैं जो नौकरी ढूंढता है या नौकरी, अरे वर्ग की बात छोड़ दीजिए भाई भूपेन जी, टोटल बता दीजिए, समय कम है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ ग्रोथ रेट की बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, हाँ। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को शामिल करके इस ग्रोथ रेट के आंकड़े को ले जाएंगे तो जो IMF का 27% उससे भी ज्यादा ये जाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जैसा नागेंद्र जी कह रहे थे कि विकसित देशों की भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है और विकासशील देशों की भी अर्थव्यवस्था खराब हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील आपके बाद नंबर 3 पर है कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था 1% के आसपास ग्रो कर रही है। इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ जापान की अर्थव्यवस्था ठीक है भूपेन जी, समझ आ गया उनको। नागेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी नागेंद्र जी, आपने कहा कि ये सब विश्व की अर्थव्यवस्था खराब हुई है इससे। भूपेन जी ने आपको बताया कि ब्राजील जो तीसरे नंबर पर था वो अर्थव्यवस्था में आगे निकल गया है। चाइना जहां से ये वुहान से जहां शुरू हुआ था उसने निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लिया। 3.2% ग्रोथ रेट है उसकी। भरोसा मत करिए, चाइना अपना एक तो सही बात आंकड़ा नहीं देता है। क्या भारत के आंकड़े पर भरोसा करें? किसके आंकड़े पर भरोसा करें? यहाँ तो आंकड़ों की बाजीगरी होती है। इसलिए चाइना की आंकड़े अगर आप सम्मिलित करेंगे, मैं समझता हूँ वो सही नहीं होंगे। अच्छा ठीक है नागेंद्र जी, चाइना को छोड़ देते हैं। नागेंद्र जी सवाल सुन लीजिए। जी सवाल, हम चाइना को छोड़ देते हैं। विश्व में जो मंदी का दौर आया है, जो अर्थव्यवस्था गिरी है, उसमें सबसे 1 नंबर पर भारत, 2 नंबर पर स्पेन 22.9%। ठीक है, अमेरिका जो कि सबसे 1 नंबर पर था वहां 10.8% की गिरावट दर्ज की गई है। क्या कहेंगे से आप? वो विकसित देश है इसलिए रोक पाया क्या? के द्वारा जो हमें बताया गया, IMF का ये सर्वे ये कहता है कि इस कोरोना संकट काल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज रही है। ये IMF की रिपोर्ट है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं। एक बात, वर्ल्ड बैंक और जून के पहले से वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है कि आपको रिपोर्ट नहीं देंगे। नागेंद्र जी वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, अब आपको रिपोर्ट नहीं देंगे क्योंकि आप उनका बेजा इस्तेमाल करते हैं। बात है भैया, आपने जो बताया ना, आपने जो ईज ऑफ डूइंग का उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया था उसको आपने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया। जी लिए आप समय दीजिए, जब मैं विषय रखने की पूरी पे आता हूँ तब आप कहते थे समय नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ आपके पास पूरा समय, नागेंद्र जी पूरी बात रखिए अपनी। एक तरफ आप जनगणना नहीं देखते, जनसंख्या नहीं देखते, सिर्फ संक्रमित लोगों की संख्या देखते हैं। उनका अगर आप पिक्चर निकालें तो आपको पता चलेगा हमारा देश किस पायदान पे है। अमेरिका 35 करोड़ है, कितने लाख संक्रमित है। आ रहा हूँ अरुण जी आपके पास आऊंगा। दिए हैं वो और दूसरी बात अर्थव्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये आपको पहले
थोड़ा सा ग्रामीण अंचल में नहीं पा रही है और देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है। अगर इतना ही इनके पास अरे वो बात हो गई भाई, अभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी है। अरुण जी हम उस पर नहीं जाएंगे, आशीष जी का रुख करेंगे, ठीक है भाई। नागेंद्र जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। अरुण जी बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर आर्थिक मंदी की कर रहे हैं। कांग्रेस संभल गई है। आपकी बात आ गई। कांग्रेस उनसे नहीं संभल रही और आपसे इस तरीके से देश भी नहीं संभलेगा जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, वो कांग्रेस को संभालने में व्यस्त हो जाए, वो सवाल न उठाए। नागेंद्र जी विपक्ष सवाल उठाए भाई। नागेंद्र जी अब सुनिए नागेंद्र जी, लगातार रनिंग कमेंट्री लगातार मत बोलिए, आप लगातार मत बोलिए प्लीज। हाँ सुनिए, आप कांग्रेस को ये नसीहत दीजिए कि वो अपनी पार्टी संभाल ले, वो आप पे सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पे चर्चा ना हो। मुद्दा अर्थव्यवस्था की, वहां की बात सुनिए। अब मुद्दा अर्थव्यवस्था की सुनिए। जब कोरोना महामारी बेकाबू होने की बात आती है तो आप कहते हैं अमेरिका की जनसंख्या कम है। जब जीडीपी में प्लस, अरे भाई एक एक आदमी। नागेंद्र जी सवाल तो सुनिए, पहले सवाल सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए। नागेंद्र जी ये राजनीतिक मंच नहीं है ना, ठीक है जी। जब आपके सामने बेकाबू कोरोना और कोरोना पे कंट्रोल नागेंद्र जी आपको पूरा मौका दिया गया। आप कह रहे हैं कि अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले बहुत कम है, जब अभी इसके पहले प्रदीप जी ने कहा कि +3.2 वहां चाइना की जीडीपी है, तो आपने कहा उसके आंकड़े पे यकीन न करो। यानी जहां पे आप कमजोर हो तो किसी की जनसंख्या कम है इसलिए वहां पे कमजोर हो गए, दूसरे जगह पे कमजोर हो तो उसके आंकड़े विश्वसनीय हैं। तो सिर्फ विश्वसनीयता का आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ 9001 और 2020 सिर्फ आपके पास है। जो आप कह रहे हो हम उसको माने केवल। आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 39% नीचे गया है, 50%। कंस्ट्रक्शन 50% क्रॉस कर गया, ऊपर उसके निर्माण जी। ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्री 47% नीचे गया है। यहीं पर आम आदमी इस देश में 54% सेवा क्षेत्र में जो है जीडीपी में योगदान है और 29% इंडस्ट्री उद्योग। लेकिन उस 29% जो उद्योग है उसी में देश की 50% जनता, जो 50% गांव में किसानी कर रही है, बाकी 50% उद्योगों में है। और उस 50% में से भी उस 50% को अगर हम एज होल देखें तो उसमें से बहुमत 60% के लगभग वो असंगठित क्षेत्र में है। उनके तबाही के बारे में बोलिए, उनको कैसे आप एक उपाय पे प्रदीप जी आप बाकी समय हम इस पे चर्चा कर लें कि इसका उपाय क्या हो सकता है। अभी हमको अभी एक महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करनी है। आ रहा हूं भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है और वो विषय ये है कि जो हमारी जीएसटी में 3.2 लाख करोड़ की कमी हुई है, जिसकी वजह से केंद्र और सरकारों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, वहां चलेंगे। भूपेंद्र जी जीएसटी में 3.2 लाख करोड़ की कमी आई, जिसकी वजह से केंद्र कह रहा है राज्य सरकारें अपने लोन ले ले और खर्च चलाए, हम बाद में उसकी भरपाई कर देंगे। जी आ रहा हूं, आप पूरा सवाल सुन लीजिए। राज्य कह रहे हैं केंद्र लोन ले, उनके पास नोट छापने की मशीन है, नोट छापे वो लेकर के दे। क्या कहेंगे आप? जो श्रिंक करी है, जो अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है, इसका असर फिजिकल डेफिसिट पर पड़ा है। जब मैं कभी आपसे मिलता था आप कहते थे फिजिकल डेफिसिट याद है ना? अरे भाई भूपेंद्र जी माफ करिएगा, फिजिकल डेफिसिट पर हम बाद में बात कर लेंगे। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों में तनाव पैदा कर रहा है। 3% का फिजिकल डेफिसिट, जिसकी टारगेट लिमिट 3% थी, आज फिजिकल डेफिसिट घट करके भूपेंद्र जी 3% फिजिकल डिफिसिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाइना 5% तक गया था। सुन लीजिए भूपेंद्र जी, 5% तक चाइना गया था और इसको कभी कभी बुरा नहीं माना जाता है कि आप पैसा ले करके नोट छाप करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें। जी बताइए। 103% पर है, 100
103% पर है सर। आप उसकी बात मैं कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में सीएमआई का डेटा है कि अर्थव्यवस्था में जो आपका सर्विस सेक्टर है, आ रहा हूं अरुण जी आपके पास। और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 79% पर जा रहा है। ठीक है, 79% से जुड़ेगा। और आपका ये जीएसटी कलेक्शन कम है। ठीक है अरुण जी, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है अरुण जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। साधारण एक कॉमन मैन है, उसको बैंकों के द्वारा और अन्य जितने भी ऋण थे उस पर यह कहा गया कि आप 3 से 4 महीना आप अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में दीजिएगा। लेकिन असली मुद्दे पे आम आदमी को कोई इसमें सहयोग नहीं दिया गया और आज उनका ब्याज माफ करना चाहिए था, ना कि उनको लोन की किस्त जमा करने की। ओहो अरुण जी, सवाल मेरा क्या, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आप मूसा की बात बता रहे हैं मुझको। मैं बात कर रहा था जीएसटी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में तनातनी चल रही है जी। 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक आज बैंक में चले जाइए, आप कोई लोग बैंक अपना किसी भी एजेंडा लेके साधारण आते आदमी हैं को और लोग अपना अपना एजेंडा लेके आते हैं और यहाँ पूरा सेट कर देते हैं। उस्मानी साहब, ठीक है अरुण जी, हाँ उस्मानी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो ग्रॉड नहीं है, बात ये आ गई act of आपकी। fraud है, झूठ बोलने का धंधा है। आप जो ये कह रहे हैं प्रदीप जी, आप जो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को उनका अंश नहीं दे रही है, जिससे वो अपने खर्चे नहीं चला पा रहे हैं। मैंने ये कहा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अंश नहीं दे रही। मैंने ये कहा केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, उसने कहा राज्य सरकारें आप उधार ले लें, काम चलाएं उधार लेकर। राज्य सरकारें अपना सेल टैक्स लेती थी तो उसको खत्म करके इन्होंने जीएसटी लागू की, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। बड़ा ये आनंदमय थे कि जीएसटी लागू करके आप देश को एक के उसमें जोड़ देंगे। जोड़ के इन्होंने देश को गड्ढे में भेज दिया। आज सारे प्रदेश परेशान है, वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, अपने खर्चे नहीं चला पा रहे हैं। तो ये गलती तो केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार लोन ले और राज्य सरकारों को पैसा दे। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। आपके माध्यम से और उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपया लोन माफ करके उनको अनुदान देना जरूरी है क्या? ये जो किसान गरीब मजदूर है, अरे भाई उनको लोन नहीं देंगे, उनको माफ नहीं करेंगे, देश कैसे चलेगा, उद्योग कैसे लगेंगे? बात समझिए भाई, आपकी सरकार आती है तो आपके में भी सारे उद्योगपति आ जाते हैं। नागेंद्र जी, उस्मानी साहब आरोप लगा रहे हैं, ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है। अमर सिंह को मत भूलिएगा, बेचारे स्वर्गवासी हो गए हैं, परिनिर्वाण हो गए हैं, तमाम उद्योगपतियों को यहीं लाते थे। ठीक और अडानी और अंबानी का कर्जा माफ कर दीजिए। आम इंसान जो साधारण है, मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर इतना बोझ दे दीजिए। अरुण सिंह जी, अडानी और अंबानी क्या अभी बढ़े हैं? नहीं, अरुण सिंह जी सवाल सुनिए, अडानी अंबानी क्या अभी बढ़े हैं? लाइन लगा के खड़े रहते थे। अरे विश्वकर्मा जी, अरे धन पशु हुए हैं जी, अपनी ने बेचा है उनसे, उनसे बीजेपी की सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अरे अब निजीकरण की बात नहीं कर रहे, नागेंद्र जी का रुख करेंगे, आ रहा हूं नागेंद्र जी। ठीक है भाई, वो निजीकरण पर चर्चा करेंगे तो बाद में करेंगे। उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी, राठौर साहब से जवाब लेना है, ठीक है? आत्महत्या कर रहे हैं किसान, पता बात हो गई, 14 करोड़ बेरोजगार हैं, सेवा क्षेत्र में भी गिरावट आई है, ठीक है? नागेंद्र सिंह राठौर जी, अरे उस्मानी साहब रुकिए भाई, ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय थोड़ी नहीं कि जहां लोग इकट्ठा हैं आप भाषण दे रहे हैं। आ रहा हूं, रुकिए राठौर साहब। भाई जब राज्य सरकारें ये कह रही हैं, आपके पास में आरबीआई है, लगातार आप वहां से पैसा निकाल रहे हैं, आपके पास में प्रिंटिंग मशीन है। अरे भाई आप फिर आजम खान या उस्मानी साहब, कहां से आजम खान इसमें आ गए? आपको आजम खान के अलावा कुछ दिखता नहीं क्या इसमें? हम अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं, आप आजम खान लेके आ गए। रुकिए अभी आप थोड़ी देर तक, भाई रुक जाइए। राठौर साहब, केंद्र सरकार से राज्य सरकारें मांग कर रही हैं कि आप नोट छाप लीजिए, आप बैंक से उधार ले लीजिए,
हमको जो हमारा श्रेय है वो हमको दे दीजिए, क्या दिक्कत क्या है? अपना शेयर उनको दे दीजिए। अभी आप ग्रोथ की बात कर रहे थे, जीडीपी एक तिमाही की बात हो रही थी। उस देखो विश्वकर्मा जी, अरे भाई आप नागेंद्र जी फिर हमको भरमा रहे हैं, हमको सीधा आंसर दीजिए भाई, सीधा जवाब दीजिए। अरे जो राज्य सरकारों का शेयर है वो तो देंगे ना। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब प्रदेश में इनकी सरकार होती तो केंद्र से आए हुए फंड के मद को बदलने का। आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा करके समय खराब करते हैं, जनता सब देख रही है। नागेंद्र जी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, दिक्कत में फंस जाएंगे आप। केवल समाजवादी पार्टी के लीडरों की बात छोड़िए, किसानों का भुगतान का गन्ना भुगतान करोगे कि नहीं? आप पहले आंकड़े निकाल लीजिए अपने अगले सरकार के, कि नहीं आप पहले अगले सरकार के आंकड़े निकाल लीजिए, गन्ना का कितना भुगतान किया आपने, अरे आप कितना बकाया छोड़ के गए, लूट लिया आप देश कितना को, बकाया छोड़ के गए। 32% भुगतान करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। 32% माइनस में चले गए। 24 आप गन्ने की बात करते हो, पैदा होने तक जो हमने गन्ना माफ कर दिया हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव ने कौन सा गन्ना पेमेंट कर दिया आपने? कौन सा गन्ने का पेमेंट कर दिया आपने? कौन सा गन्ने का पेमेंट कर दिया आपने? कौन सा गन्ने का पेमेंट कर दिया आपने? कौन सा किसानों का कर्जा माफ कर दिया आपने? कौन सा किसानों का कर्जा माफ कर दिया आपने? पूरे देश में इस तरीके के नंबर 1 के मुख्यमंत्री है। कोरोना फैला दिया, देश को मार दिया, 65-70 हजार लोग खत्म हो चुके हैं आज। आपकी दूरदर्शिता से आप एक आशीष जी, आप ही के पास आऊंगा जी। ये किसी ना, मुद्दे पे नहीं है, सबको भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए भाई। ठीक है नागेंद्र जी, बात हो गई आपकी। उस्मानी साहब, आपकी भी भड़ास निकल गई होगी उम्मीद है, अब थोड़ा शांत हो जाइए। आ रहा नागेंद्र जी शांत हो जाइए भाई, आपकी भड़ास निकल गई, आपने जवाब दे दिया उनको। आऊंगा आशीष जी के पास जाएंगे भाई। सुनिए, मुद्दे की बात कीजिए। आप लोग मुद्दे से भटक के बात करते हैं, आपस में खाली टीवी का समय खराब करते हैं ना। फुटेज खा रहे हैं या फुटेज खाने की मनसा है क्या आपकी? नागेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए, आशीष जी के पास चलेगा। आशीष जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि देश मुश्किल में फंस गया है जीएसटी को लेकर के, और जिस तरह से 3,20,000 करोड़ की कम इनकम हुई है, उससे केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा हो गया। केंद्र कह रही कि राज्य अपने उधार ले ले, राज्य कह रहा कि केंद्र उधार ले, आरबीआई से उधार ले, पैसा छाप करके हमको दे, हमारा श्रेय दे। क्या कहेंगे प्रदीप जी? पहली बात तो ये है कि जो जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी है, जो कंपनसेट राज्यों को किया जा रहा है, वो राज्यों पे केंद्र की तरफ से कोई एहसान नहीं है। कोई केंद्र सरकार किसी राज्य पर एहसान नहीं कर रही है, वो राज्यों का हक है। हाँ। जो जीएसटी में वो राज्यों का के हक का भी वसूली कर रही है, वो राज्यों को देना है। रही बात ये कि राज्यों और केंद्र के बीच जीएसटी को लेकर के तनाव, तो ये तनाव पहले भी जब से जीएसटी लागू हुआ 2017 में, तब से तनाव बीच बीच में होता रहा है। इस समय उस तनाव में एक केंद्र के पास एक कहने के लिए एक बहाना कह सकते हैं, ये आ गया है कि कोरोना काल में बहुत सारी जो है जीएसटी कलेक्शन में भी बाधाएं आई, और जितना एक तरीके से बढ़ गया है। बेसिकली क्या इसमें पेच आपको बताता हूँ, तकनीकी पेच क्या है। तकनीकी पेच ये है कि राज्य को उस जीएसटी में ये था कि राज्य को जो भी घाटा होगा उस घाटे कंपनसेट केंद्र करेगा, 5 साल तक। केंद्र करेगा 5 साल जी, केंद्र करेगा। अब कोरोना में राज्यों को भारी पैमाने पे नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन अगर केंद्र करे तो वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए राज्यों को कंपनसेट करना पड़ेगा, जो पहले 61,000 या 90,000 करोड़ तक था, वो 3 लाख करोड़ तक वो आंकड़ा चला जा रहा है कि उतना कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केंद्र की बात जो केंद्र कह रहा है, यहाँ पर केंद्र की बात थोड़ी जायज है कि आपके सारे नुकसान जो कोरोना से हुआ उसका कंपनसेशन हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि राज्यों पर भी बेरोजगारी दूर करना,
प्रवासी इस समय तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लाखों की तादाद में प्रवासी आए हैं, उन प्रवासियों को ही पालना है, उनको भी उनके तक राशन भोजन पहुंचाना है। बेरोजगारी की समस्या अपने भारत के इतिहास में बेरोजगारी तो सबसे ऊपर है इस समय 25%, जो इसी मार्च में 7.2% था, वो बेरोजगारी दर 25% क्रॉस कर चुका है। वो भी देखना है, राज्य सरकारों को वेतन भी देना है। तो कोई भी हो, भाजपा शासित राज्य हो, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हो, उनको उनका हिस्सा मिलना, उनकी मांग नाजायज नहीं, नहीं, उनकी मांग जायज है बिहार लेकिन में एनडीए की लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि उन राज्यों की मांग जायज है, लेकिन केंद्र सरकार करे तो क्या करे? कोरोना महाकाल है, 3 महीने में जीएसटी का पैसा आया नहीं, तो वो पैसा दे कहां से? आप और ज्यादा नोट छापने पर इन्फ्लेशन का खतरा। जी, आप एक मुश्त आप नहीं दे सकते हो, आप पार्शियल उनको कंपनसेट शुरू करो, आप पार्शियल कंपनसेट तो करना शुरू करो। आप आवाज नहीं केवल विपक्षी दलों के राज्य सरकारों भूपेश जी आप ही के पास जी, तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं है। आवाज अभी ये बड़े, मैं तारीफ इस मामले में सुशील मोदी की करूंगा कि बिहार में एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं बिहार में सुशील मोदी ने भी कहा केंद्र सरकार को कि आपको एक कंपनसेशन देना पड़ेगा, आप जैसे भी करके दो। हाँ ठीक है भूपेन जी, फाइनल कमेंट, आपका समय समाप्त हो गया है जी। क्योंकि ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए जो कंपनसेशन की बात हुई थी वो था सेल्स टैक्स और जीएसटी लगाने के बीच में जो डिफरेंस आएगा कंपनसेशन केंद्र सरकार देगी। ये थोड़ी था कि कोरोना काल आएगा और कोरोना काल में जो कलेक्शन कम हो जाएगा तो उसका कंपनसेशन सरकार स्टेट को देगी। अगर उसका कंपनसेशन सरकार स्टेट को देना शुरू कर देगी तो केंद्र के पास पैसा ही नहीं बचेगा, पहली बात नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार अगर स्टेट को इस तरह से कंपनसेशन देना शुरू कर देगी तो आप सोचिए उसका जो पैसा राज्य केंद्र से आरबीआई से या बैंक से लोन ले सकते हैं, वो बस एक सेकंड बस जो लोन ले सकते हैं वो उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जब जीएसटी आया था तो कोरोना जैसे महामारी की आशंका भी नहीं थी, बिल्कुल विवाद और तनाव भाई ये बड़ी महामारी है, महाकाल है। ठीक है भूपेन जी, बात होगी। अरुण सिंह जी, ठीक है भूपेन जी। अरुण जी आपका फाइनल कमेंट जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस चैनल पे आके, सम्मानित चैनल है, इस पे ये बात जनता के हित की बात करें। मन की बात सुनने के लिए अब किसी के पास समय नहीं है, लोग जान गंवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही करूंगा कि जन की बात, लोक हित की बात करें। ये मेरा उनको एक चैलेंज है कि इस चैनल पे आके वो पब्लिक को बताएं कि उनकी क्या योजना है और कैसे इस देश को बचाएंगे, ताकि हम आश्वस्त होकर शासक का एक धर्म होता है। ठीक है उस्मानी साहब जी, ठीक है। अरुण जी बात हो गई, समय खत्म हो गया मेरे पास। अरुण जी बात हो गई आपकी, नहीं सुनूंगा अब आपकी बात, समाप्त हो गई भाई, समय समाप्त। उस्मानी साहब आपका फाइनल कमेंट। विश्वकर्मा जी, आपने चैलेंज कर दिया, मोदी जी को चैलेंज कर दिया जी। विश्वकर्मा जी, जब भारत सरकार ने राज्यों का टैक्स बंद करके जो स्थानीय स्तर पे व्यापार जीएसटी लागू किया था, तो इन्होंने जो वादा किया था कि जो राज्य सरकारों के सामने समस्याएं आएंगी उसका निस्तारण हम करेंगे, हम उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। तो आज प्रतिपूर्ति करने से क्यों अपनी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार भाग रही है? सबसे पहले राज्यों को उनको पूरी मदद दे, दूसरे राज्यों को उनको पूरी मदद दे। क्यों नहीं? कोरोना क्या हो गई बात, हो गई आपकी। नागेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। उस्मानी साहब बात हो गई आपकी, समय समाप्त जी। समय नहीं मेरे पास, प्रोग्राम यही खत्म करना पड़ेगा भाई। उस्मानी साहब भाई आपकी बात हो गई, नागेंद्र जी को अपना फाइनल कमेंट देने दीजिए। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। जब इन्होंने वादा किया था तो इन्होंने समय नहीं हमारे पास, खत्म हो गया। अरे महामारी चल रही है इस समय, कोरोना महामारी है, पूरा विश्व से पीड़ित है, देख नहीं रहे क्या? ठीक है
अंबानी साहब, कर्जा क्यों नहीं माफ किया? आप किसानों का कर्जा माफ करिए। अगर आप इसी तरीके से बोलेंगे, नागेंद्र जी को अपना फाइनल कमेंट देने दीजिए, समय समाप्त हो गया है। नागेंद्र जी, नागेंद्र जी, जी 2 महीने जब लॉकडाउन रहा, कोई व्यापार हुआ नहीं, तो जीएसटी में भी गिरावट आई, और जीएसटी में जो गिरावट आई उसी दौरान जो लोग बाहर से आए उनके भोजन, अरे पहले सुनिए आप, वादा किया था, हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी जेब में कुछ है नहीं, वहाँ करने के अलावा कुछ और भी दे, सीखा कि नहीं हिसाब से क्या होता है? अरे ठीक है भाई, सीखा कि नहीं हिसाब से क्या होता है? अरे ठीक है भाई नागेंद्र जी, जल्दी, समय समाप्त हो गया मेरे पास। मैं आपसे ये कहता हूँ, जीएसटी का जो नहीं हुआ इसके लिए खाद्यान्न फ्री में उपलब्ध नहीं कराया गया, क्या उसमें पैसे नहीं खर्च होते हैं? और जब जीएसटी आया नहीं तो जीएसटी की भरपाई कहाँ से की जाएगी? कहाँ खाद्यान्न मिल रहा है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। ठीक है भाई, वो खाद्यान्न मिल रहा है ना, 5 किलो गेहूं तो मिल रहा है, दाल मिल रही ना 1 किलो। ठीक है, हो गया, हो गई दोनों को। आशीष जी, आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, मैं बस 2 लाइन के साथ, दुष्यंत की 2 लाइनों के साथ खत्म हो गया नागेंद्र जी, बात आपकी हो गई, समय समाप्त हो गया हमारे पास। तय था, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, जी, कहाँ चिराग मैसर नहीं है पूरे शहर के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। हम चले थे जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने, हाँ, गरीबी मिटाने, बिल्कुल, हर घर तक रोजगार पहुंचाने, हाँ, सुख समृद्धि पहुंचाने। आज हम बहस इस पे कर रहे हैं कि हमारी 1/4 गिरावट करीब हमारी जीडीपी में आ गई है, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, तो बस इन्हीं पंक्तियों से बस सरकार से निवेदन है मेरा कि इस पर सोचे, जो 15 करोड़ बेरोजगार लोग हैं उनको दोबारा रोजगार मिले। उनको रोजगार तभी मिलेगा जब इस जीडीपी के दोबारा सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक करें। लेकिन अब अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो आंकड़े हैं हम आपको बता दें, ये वो आंकड़े हैं जब देश में लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, करीब 2 महीने का लॉकडाउन था। उसके बाद ये इंडस्ट्री और कोई भी चीज रिवाइव नहीं कर पाई। उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगले जो जीडीपी का आंकड़ा आएगा उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। हमारे अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम भी कह रहे हैं, तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब चूंकि लॉकडाउन नहीं है, अर्थव्यवस्था चल निकली है, तो अब इसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितने समय में होगी? क्या दूसरे क्वार्टर में होगी, तीसरे क्वार्टर में होगी, चौथे क्वार्टर में होगी, या अभी कितना वक्त लगेगा? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।